वैश्विक तापन केवल एक शब्द नहीं है, यह एक वास्तविकता है जो हमारे ग्रह को बदल रही है। हाल के वर्षों में ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों का तेजी से पिघलना इसका सबसे स्पष्ट संकेत है। ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते स्तर के कारण हो रहा यह पिघलना तटीय शहरों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह पिघलना कैसे हो रहा है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। आइए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि हमें क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। बर्फ के टुकड़े समुद्र में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े खंड होते हैं। ये मीठे पानी से बने होते हैं क्योंकि ये ग्लेशियर या बर्फ की चादरों के टुकड़े होते हैं जो भूमि पर बनते हैं और धीरे धीरे हजारों सालों में समुद्र में चले जाते हैं। ग्लेशियर और बर्फ की चादरें गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसकती हैं। जैसे जैसे वे बहती हैं उनमें दरारें आ जाती हैं। जब वे तट पर पहुंचती हैं तो रुकने के बजाय समुद्र में फैल जाती हैं और एक बर्फ की चादर आइस शेल्फ बनाती हैं। समुद्र में फैली बर्फ की चादर का क्षेत्र और गहराई काफी भिन्न हो सकती है। ग्राउंडिंग लाइन, वह रेखा जहां बर्फ की चादर की निचली सतह भूमि से मिलती है, को सटीक रूप से मानचित्रित करना कठिन होता है क्योंकि यह मुख्य रूप से बर्फ की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। बर्फ की चादर का अंत बर्फ के अग्रभाग आइस फ्रंट में होता है। ज्वारीय क्रिया, लहरों की शक्ति और बर्फ के नीचे बहते समुद्री पानी के परिणाम स्वरूप बर्फ के टुकड़े उन स्थानों से टूट जाते हैं जहां पहले दरारें आई थीं। इस घटना को कैल्विंग कहा जाता है। ये टूटे हुए बर्फ के टुकड़े आगे और छोटे छोटे आइसबर्ग्स में विभाजित हो सकते हैं जिनके आकार और आकार में विविधता हो सकती है। आइसबर्ग्स विभिन्न आकारों के होते हैं। इन्हें टेबुलर, डोम, वेज, पिनेकल, ब्लॉकी और ड्राई डॉक आइसबर्ग्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ड्राई डॉक आइसबर्ग्स के बीच में कटाव के कारण यू आकार का स्लॉट या चैनल होता है। इस स्लॉट का निचला हिस्सा आमतौर पर समुद्र स्तर से नीचे होता है, जिससे यह दो अलग अलग आइसबर्ग्स जैसा दिखाई देता है। यही विशेषता इस प्रकार के आइसबर्ग को खतरनाक बनाती है। आइसबर्ग्स न केवल आकार में बल्कि आकार में भी भिन्न होते हैं। सबसे छोटे आइसबर्ग्स, जिन्हें ग्रोलर्स और बर्गी बिट्स कहा जाता है, कुछ मीटर की ऊंचाई और लंबाई के होते हैं, लेकिन विशाल आइसबर्ग्स भी होते हैं जिनकी चौड़ाई और लंबाई सैकड़ों मीटर तक होती है। अंटार्कटिका के आसपास के आइसबर्ग्स का व्यास बड़ा होता है, लगभग 300-500 मीटर, जबकि उत्तरी गोलार्ध के आइसबर्ग्स का व्यास छोटा होता है, लगभग 100-300 मीटर। आइसबर्ग्स समुद्री पानी में तैरते हैं और आइसबर्ग का केवल लगभग 1/10वां हिस्सा सतह के ऊपर होता है, जबकि इसका 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है। पानी के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े होते हैं। ये बॉन्ड्स एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु और निकटवर्ती पानी के अणु के ओन ऑक्सीजन परमाणु के गैर बॉन्डिंग जोड़े या अकेले जोड़े के बीच बनते हैं। बर्फ में, जो पानी का एक क्रिस्टलीय रूप होता है, सभी पानी के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, जिससे एक व्यवस्थित संरचना बनती है जिसमें पानी के अणु एक दूसरे से अपेक्षाकृत दूर होते हैं। तरल पानी में सभी पानी के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं और इसकी संरचना कम व्यवस्थित होती है। पानी के अणु एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए पानी की बर्फ की घनत्व अपेक्षाकृत कम होती है, जो तरल पानी की घनत्व से भी कम होती है। यही कारण है कि बर्फ पानी की सतह पर तैरती है। अधिकांश आइसबर्ग्स अंटार्कटिका के आसपास के पानी में पाए जाते हैं। अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, जिसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहा जाता है, आइसबर्ग्स को पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाता है। हालांकि आइसबर्ग्स उत्तरी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं। अधिकांश आइसबर्ग्स अंटार्कटिका के आसपास के पानी में पाए जाते हैं। अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, जिसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहा जाता है, आइसबर्ग्स को पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाता है। हालांकि आइसबर्ग्स उत्तरी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं। हाल के वर्षों में ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने की गति तेज हो गई है। इसका कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि में खोजा जाना चाहिए, जो वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते अनुपात का परिणाम है। वैश्विक तापमान में वृद्धि लोगों की जीवन परिस्थितियों और वैश्विक पर्यावरणीय संतुलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। 21वीं सदी में विश्व महासागरों के स्तर में 30-90 सेंटीमीटर की वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है, जो लंबे समय में तटीय शहरों के लिए खतरा पैदा कर सकती है।